बच्चों, मैं अमीर अहमद आज आपके सामने ये वीडियो लेकर के प्रथम बार प्रस्तुत हुआ हूँ और सेकंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, उनके यहाँ एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सर्वे वन। तो आज सर्वे वन का मैं पहला टॉपिक आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है वो जो है ऑप्शनल आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप को करने के लिए भी हमें थ्योरी का पढ़ना और थ्योरी का जानना आवश्यक है। लिहाजा मैं आज इस वीडियो में इस चैप्टर के माध्यम से आपको इस सर्वे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी जानकारी देने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये आपकी समझ में आ जाता है तो आप लाइक करिए स्वयं और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि वो छात्र जो कि इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या कहीं किसी संस्था में अध्ययनरत नहीं हैं कोरोना की वजह से, या जिन्होंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली है, जो घर पर ही हैं, लिहाजा उनको देखकर ये वीडियो देखकर उनको भी ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने के बाद ये आपके सर्वे पूरी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन शर्त एक है कि मेरी वीडियो को आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से और बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल एकदम शांति के साथ सुने और प्रत्येक वर्ड को ध्यान से सुने, ताकि आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आपकी समझ में आ जाता है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसका कमेंट में आप मुझको बता सकते हैं कि आप इस आज की वीडियो में से कितना समझ पाए या कितना समझ में नहीं आया। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि मैं इसका बात का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ, और उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो जाएगी और मेरी वीडियो की समाप्ति पर आप ये कहेंगे कि हाँ हमारी समझ में आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि इस बात को समझने के बाद आपको अपने पास इसे परमानेंटली रखना है तो लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी वीडियो को सुन करके इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं या जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। और इसको बनाने के लिए आप मेरी किताब, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी किताब जो सर्वेक्षण वन के नाम से मार्केट में है, अमीर अहमद मेरा नाम है, मेरे द्वारा ये किताब लिखी गई है, लिहाजा आप इस किताब को ले सकते हैं और इससे नोट्स बना सकते हैं। ये मेरी किताब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में सर्वेक्षण वन के नाम से, जबकि इंग्लिश मीडियम में सर्वेइंग वन के नाम से ये आपको मिल जाएगी। ये मेरी किताब ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप इस किताब को मेरी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक आपको मेरे सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं सर्वेइंग। सबसे पहला हमारा चैप्टर है सर्वेइंग। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1 सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग किसे कहते हैं? तो एक सर्वेइंग वह कला है या वह ज्ञान है जिसके आधार पर हम किसी परमानेंट बिंदु, जो कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे या आकाश में कहीं भी स्थित हैं, उसके मेजरमेंट लेकर के, मेजरमेंट हमारे लीनियर मेजरमेंट, वर्टिकल मेजरमेंट और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, तीनों तरह के मेजरमेंट हो सकते हैं। इन तो तीनों तरह के मेजरमेंट में से कोई सा भी एक मेजरमेंट लेकर के और हम उक्त बिंदु के बारे में डिस्टेंस प्राप्त करके अपने पास नोट कर लेना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनगणना सर्वे होता है आप जानते हैं, तो उसके अंदर एक व्यक्ति आता है जो घर घर जा करके सर्वे करता है और वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है कि उक्त व्यक्ति की फैमिली में कितने मेंबर हैं और उसमें कितने जेंट्स हैं और कितने जो हैं मेल, कितने जेंट्स हैं और कितनी लेडीज़ हैं।
कितने बच्चे हैं, इन सब की मालूमात लेकर के यानी डाटा लेकर के वो अपने पास कलेक्ट करता है और उसके बाद वो रजिस्टर बनाता है, तो उस जगह की उसे जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम अगर सर्वेइंग की डेफिनेशन सिविल इंजीनियरिंग में देना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि सर्वेइंग वह कला है जिसके अंतर्गत हम किसी बिंदु की स्थिति, और वो बिंदु ऑन द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड और इन द स्काई, तीनों तल में से कहीं भी हो सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और ये पता लगाना कि वो बिंदु किसी अन्य बिंदु से कितनी दूर है या उसकी सापेक्ष दूरियां क्या है और उसको अपने पास नोट करना। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा कलेक्शन, और डाटा कलेक्शन किस फॉर्म में, इन द रूप ऑफ द मेजरमेंट के रूप में डाटा कलेक्शन करना या जानकारी प्राप्त करना सर्वेइंग कहलाता है। अब जैसे मैं एक मिसाल दे करके आपको समझाता हूं कि जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने ये एक क्रॉस लगाया, ठीक है ना। आपसे ये मालूम करता हूं मैं कि इस क्रॉस के बारे में आप मुझे बताइए कि ये क्रॉस कहाँ है। तो आप इसके बारे में ये कहेंगे कि हमारे क्लासरूम में या सर जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसके फ्लोर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्स बना हुआ है, लिहाजा एक्स तो हो गया बिंदु और 1.5 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, यानी इसकी सापेक्ष दूरी, ये हमने वर्टिकल दूरी ले ली। तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, बिल्कुल इसी प्रकार हम सर्वे की डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई परमानेंट बिंदु जो कि जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे या आसमान में कहीं भी स्थित हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इन द फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। ये हमारा कार्य सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है जी। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए इसकी सर्वेइंग की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्वे, तो अब हम कुछ सर्वे की डेफिनेशन तो बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसको हम टेक्निकली किस प्रकार से परिभाषित करेंगे उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर्वेइंग इंजीनियरिंग की वह कला या इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी परमानेंट बिंदु जो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे या आसमान में कहीं भी स्थित हो, उसकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट लेकर के किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष दूरियां नाप करके उस बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा सर्वेइंग कहलाता है। ये होगा इसकी डेफिनेशन। तो आपके समझ में आ गया, दोनों बिंदु में समझता हूं सर्वे और सर्वे की डेफिनेशन। सर्वेइंग वह कला है जिसके अंतर्गत हम किसी बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं मेजरमेंट के रूप में, और वो मेजरमेंट किसी अन्य परमानेंट बिंदु के सापेक्ष होती है। तो सापेक्ष दूरियां नापने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट का प्रयोग और वर्टिकल मेजरमेंट का प्रयोग और एंगुलर मेजरमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी सहायता से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सर्वेइंग। सिमिलरली अगर हमें डेफिनेशन कहनी है तो कह देंगे बस कि इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी परमानेंट बिंदु की स्थिति, सापेक्ष स्थिति, किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष दूरियां नाप करके पता लगाना डेफिनेशन या सर्वे की डेफिनेशन या सर्वे की परिभाषा कहलाता है। अब आ जाइए सब कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है? तो देखिए, अब जब हम जमीन के ऊपर, जमीन की ऑन द सरफेस जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो ऑन द सरफेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो दूरियां प्राप्त की जाती हैं उसको हम कहते हैं सर्वेइंग। लेकिन अगर यही दूरी वर्टिकल प्लेन में हो, वीपी में, और हम किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष करते हैं तो वो कहलाता है हमारा लेवलिंग। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट
या वर्टिकल मेजरमेंट, कोई सा भी मेजरमेंट लेके हम इसके बारे में बताते हैं, इसे कहते हैं कंसेप्ट। इसके अलावा तीसरा मेजरमेंट हमारा उसका भी हो सकता है साहब, क्या नाम इसका, एंगुलर मेजरमेंट का। अब दूसरी बात है कि साहब इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, हम हमारे द्वारा या इसके उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे नंबर 1, सर्वेइंग के ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। नंबर 1, सर्वेक्षण क्षेत्र का सर्वे करके उसका नक्शा बनाना। नंबर 2, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्थल चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द साइट। किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए स्थान का चयन करना। नंबर 3, हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना। ये सारा उद्देश्यों के अंदर आएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वेक्षण क्षेत्र में संबंधित आकृतियों के एल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन तैयार करना। यानी जैसे अगर हमें सड़क बनानी है तो उसके एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तैयार करना और क्रॉस सेक्शन तैयार करना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन और आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साहब इकोनॉमिकल अलाइनमेंट, नक्शे पर निर्धारित करना। यानी नक्शे को देख करके हम किसी भी सड़क का अलाइनमेंट यानी उसका रूट निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात एक नक्शे को देख करके हमें उस जमीन की, उस स्थल की आकृति का पता चल जाता है कि कहाँ पर ऊंची है, कहाँ पर नीची है। लिहाजा हम वो रास्ता या वो रूट इख्तियार करते हैं जहाँ पर मिनिमम हमें मिट्टी का कार्य करना पड़े, अर्थात कटिंग और फिलिंग मिनिमम हो। इसका मतलब है नक्शे को देख करके अलाइनमेंट निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है साहब नक्शे को देखकर समस्त सिविल कार्यों के लिए लेआउट देना। लेआउट भी हम सर्वेइंग की सहायता से कर सकते हैं। भूमि की सीमाएं निर्धारित करना। अगर हमें कोई एक भूमि है उसकी सीमाओं को निर्धारित करना है तो वो भी हम सर्वे की सहायता से करते हैं। भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करना। अगर कोई हमारा किसी भी सर्वेक्षण क्षेत्र का क्षेत्र है और उसकी हमें गणना करना है तो कितने स्क्वायर मीटर है तो हम उसकी गणना कर सकते हैं सर्वेक्षण क्षेत्र सर्वे की सहायता से। निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कटाई का कार्य या मिट्टी भराई का कार्य यानी अर्थवर्क की कैलकुलेशन की जा सकती है। सैनिक नक्शा तैयार करना। इसके अलावा सर्वेक्षण का एक उद्देश्य कंटूर मैप भी तैयार करना है ताकि सतह की हमें ऊंचाई और नीचाई का ज्ञान हो सके। इसके अलावा भूगर्भी नक्शा तैयार करना जिससे भूमि के नीचे की स्थिति का ज्ञान हो सके, अंडर द ग्राउंड क्या क्या है उसके बारे में। इसके अलावा एक और है उस लास्ट जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके आर्कियोलॉजिकल मैप तैयार करना। इसका मतलब ये हमारे 15 उद्देश्य हैं और ये सारे के सारे आएंगे इसके अंदर कि सर्वे करके हम सर्वे करने का हमारा क्या क्या उद्देश्य है। इसके बाद में अब आते हैं हम प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। प्राइमरी डिवीजन ऑफ द सर्वे हमारा दो, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी खास तौर से मेन, इसे कहते हैं मेन डिवीजन। मेन डिवीजन सर्वे को हम जनरली मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सर्वे को मुख्यतः हम दो भाग अकॉर्डिंग स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ, जमीन की वक्रता त्रिज्या के अनुसार हम जमीन इसको क्या नाम प्राइमरी डिवीजन सर्वे का कर सकते हैं दो भागों में, लेकिन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग स्फेरिसिटी, अर्थ की स्फेरिसिटी के अनुसार। तो हम सब प्लेन सर्वे या फिर जियोडेटिकल सर्वे, इसका मतलब है हम सर्वे को दो भागों में बांट सकते हैं त्रिज्या के अनुसार। या तो हम कहेंगे प्लेन सर्वे या कहेंगे जियोडेटिक सर्वे जिसका नाम है भूपृष्ठीय सर्वे। इसका मतलब यह है कि ये दो तरह के सर्वे ऐसे होते हैं, यदि हम जमीन को प्लेन मानकर सर्वे कर रहे हैं तो
वो हमारा सर्वे प्लेन सर्वे कहलाता है। और इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि यदि 10 किलोमीटर लंबा हम कोई चाप 10 किलोमीटर की लंबाई से यदि हम कोई चाप लगाएं और चाप की अगर हम जीवा खींचें तो कर्व की लंबाई या चाप की लंबाई में और इस जीवा की लंबाई में 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जमीन को हम प्लेन मान सकते हैं। और आप सेकेंड ईयर लेवल पर सर्वे करने के लिए जितने भी सर्वे किए जाते हैं वो सारे के सारे प्लेन सर्वे कहलाते हैं। और प्लेन सर्वे वो सर्वे कहलाते हैं जिसमें सर्वे करते समय हम जमीन को प्लेन मान लेते हैं। दूसरा सर्वे है जियोडेटिक सर्वे, यानी जमीन की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को अपनी कैलकुलेशन में जब कंसीडर करते हुए हम सर्वे करते हैं तो वो हमारा सर्वे कहलाता है जियोडेटिक सर्वे। इसका मतलब प्लेन सर्वे जो हमारा सर्वे है इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट सर्वे। और ये जो है हमारा जियोडेटिकल सर्वे ये वेरी एक्यूरेट या परिशुद्ध सर्वे कहलाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यों के लिए हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो ये हुआ था 2 प्रकार के डिवीजन। अब हम इसके और आगे चलते हैं। अब अगर हम प्लेन सर्वे को फर्दर क्लासिफाई करना चाहें, क्लासिफिकेशन हम सर्वे का करें अगर हम तो प्लेन सर्वे का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क, इसको हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क। यानी सर्वे करने के लिए हम जिस प्लेस का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्लेन अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क। और ये होते हैं नंबर 1 लैंड सर्वे, या तो हम जमीन पर सर्वे करेंगे जिसे कहेंगे लैंड सर्वे। दूसरा हम कहेंगे मैराइन सर्वे, पानी में मैराइन सर्वे, इसका नाम है साहब दूसरा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी इसे कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, इसको हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं। और हमारा तीसरा नंबर होता है साहब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो कहलाता है आकाशीय सर्वे जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी बॉडी के बारे में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जिसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लैंड सर्वे जो हम जमीन पर करते हैं, मैराइन सर्वे या पानी में किए जाने वाला सर्वे मैराइन सर्वे या हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। और जब हम आकाश में सर्वे करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है एरियल सर्वे, इसको हम एरियल सर्वे भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क। अब लैंड सर्वे को हम आगे क्लासिफाई करते हैं। तो लैंड सर्वे जो हमारा होता है वो कहलाए नंबर 1 टोपोग्राफिकल सर्वे, नंबर 1 टोपोग्राफिकल सर्वे, नंबर 2 कैडस्ट्रल सर्वे, और नंबर 3 सिटी सर्वे, नंबर 4 इंजीनियरिंग सर्वे। ये सारे के सर्वे आते हैं साहब लैंड सर्वे के अंतर्गत। एक एक समझ लीजिए। टोपोग्राफिकल सर्वे वो सर्वे कहलाता है जो जमीन की टोपोग्राफी यानी उच्चता नीचता या टोपोग्राफी के बारे में बताता है। कैडेस्ट्रल सर्वे वो कहलाता है जो जमीन हदबंदी या बाउंड्री के लिए किया जाता है। सिटी सर्वे वो कहलाता है जो सिटी पर्पस के लिए या सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग सर्वे वह सर्वे कहलाता है जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे हम इंजीनियर सर्वे कहते हैं। दूसरा जैसे कि मैंने बताया था, दूसरा सर्वे का नाम बताया था साहब हाइड्रोलॉजिकल या मैराइन सर्वे। नंबर दूसरा बताया था मैराइन सर्वे।
तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैराइन सर्वे वह सर्वे कहलाता है जो कि पानी के अंतर्गत किया जाता है, और इसे हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट सर्वे हमारा 3 नंबर सर्वे जो है वो साहब कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वह सर्वे कहलाता है जो आकाशीय बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हुआ साहब अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क, मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, अकॉर्डिंग पर्पस। बी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग पर्पस, उद्देश्यों, अकॉर्डिंग टू पर्पसेस, यानी वो सर्वे जो कि उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग पर्पसेस सर्वे, सबसे पहला सर्वे इसमें आएगा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे वो कहलाता है जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किया जाता है। दूसरा सर्वे आ जाएगा साहब इसमें इंजीनियरिंग सर्वे, उसके बाद में दूसरा सर्वे अकॉर्डिंग पर्पसेस में दूसरा सर्वे आ जाएगा इंजीनियर सर्वे। दूसरा है मिलिट्री सर्वे। दूसरा है मिलिट्री सर्वे और तीसरा है साहब आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसके बाद में है माइन सर्वे। नंबर 3 माइन सर्वे। नंबर 4 जियोलॉजिकल सर्वे। और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नंबर 6 हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। एक एक करके डिफाइन करते हैं, ये सारे के सारे हैं पर्पस के आधार पर। तो वो सारे सर्वे जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए किए जाते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे कहलाता है। मिलिट्री सर्वे मिलिट्री पर्पस के लिए, यानी कहीं डैम बनाना है, कहीं पर पुल बनाना है या पुलिया बनानी है हमें, तो वो हमारा कहलाएगा मिलिट्री सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है पुरातत्व सर्वे। वो सर्वे जो पुरानी बिल्डिंगों के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। माइन सर्वे का मतलब है खनिज पदार्थों के लिए, माइन के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे कहते हैं माइन सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे जमीन के भीतर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में जो सर्वे किया जाता है उसे कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, पानी के बारे में जो जानकारी देता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अब इसके बाद में साहब नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है नंबर 3 नाम अकॉर्डिंग प्लेस बताया हमने, अकॉर्डिंग पर्पस बताया और अब क्या बता रहे हैं 3 नंबर अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यानी सर्वे करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हुए करते हैं उनके आधार पर। तो इसमें साहब सबसे पहला नंबर है नंबर 1 चेन सर्वे। नंबर 1 चेन सर्वे। नंबर 2 है आपका कंपास सर्वे। नंबर 3 है कंपास सर्वे। नंबर 3 है प्लेन टेबल सर्वे। और नंबर 4 है प्लेन टेबल सर्वे। उसके बाद में है आपका थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे के बाद में है टैकोमेट्रिकल सर्वे। टैकोमेट्रिक सर्वे। उसके बाद में था टैकोमेट्रिक सर्वे के बाद में फोटोग्राफिक सर्वे।
फोटोग्राफिक सर्वे के बाद है ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे के बाद में है आपका लेवलिंग। अब इसको एक एक करके समझते हैं। ये है सब तीसरा पार्ट है हमारा अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे का वर्गीकरण। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो हम सर्वे का वर्गीकरण करेंगे उसमें नंबर 1 आता है चैन सर्वे। चैन सर्वे की डेफिनेशन हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह सर्वे जिसके अंतर्गत सर्वे करने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में चेन का प्रयोग होता है। चैन की हिंदी है जरीब, तो इसे हम कहते हैं जरीब सर्वेक्षण। कंपास सर्वे, चैन सर्वे केवल वह सर्वे होता है जो जमीन में यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जाता है और केवल इससे लीनियर मेजरमेंट लिए जाते हैं। नंबर 2 कंपास सर्वे। कंपास सर्वे जमीन पर किया जाता है और वह सर्वे होता है जिसमें दिशाएं नापने के लिए और एंगल नापने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। यानी इससे नॉर्थ और साउथ दिशा भी नापी जा सकती है और इसमें प्रत्येक बिंदु का कोण भी नापा जा सकता है, जिसे हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। यह मुख्य रूप से ऐसा सर्वे जिसके अंदर मुख्य उपकरण के रूप में कंपास का प्रयोग होता है उसे कंपास सर्वे कहते हैं। प्लेन टेबल सर्वे इज आल्सो ए सर्वे, ऐसा सर्वे जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम प्लेन टेबल कहते हैं और प्लेन टेबल का प्रयोग किया जाता है, वह सर्वे कहलाता है। इस सर्वे का एक विशेष कार्य यह है कि यह सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसके अंदर ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों एक साथ फील्ड में ही हो जाते हैं। घर आकर के कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, लिहाजा ये सर्वे हमारा प्लेन टेबल सर्वे कहलाता है। दूसरा सर्वे है साहब थियोडोलाइट सर्वे। तो थियोडोलाइट सर्वे वेरी एक्यूरेट सर्वे, ये ऐसा सर्वे है जिसके अंदर थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है और थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है जिससे हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप, एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल और हम इसका राइट हैंडेड कर्व और लेफ्ट हैंडेड कर्व सभी प्रकार की गणनाएं हम इससे कर सकते हैं। ये बहुत ही हमारा एक्यूरेट उपकरण है, लिहाजा ये वाला सर्वे कहलाता है हमारा थियोडोलाइट सर्वे। टेकोमेट्रिक सर्वे भी एक ऐसा सर्वे है जिसके अंदर टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है और टेकोमीटर से हम डिस्टेंस मशीन से लेकर के और अपने बिंदु तक का डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, उसे टेकोमेट्रिक सर्वे कहते हैं। फोटोग्राफिक सर्वे वह सर्वे होता है जिसमें फोटोग्राफ लिए जाते हैं और फोटोग्राफिक सर्वे कहलाता है। ट्रायंगुलेशन सर्वे वह सर्वे कहलाता है जिसके अंतर्गत पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट करके हम सर्वे करते हैं, वो हमारा ट्रायंगुलेशन सर्वे कहलाता है। लास्ट में आता है साहब लेवलिंग। तो लेवलिंग भी एक ऐसा सर्वे है सबसे पहले तो जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से लेवल मशीन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लेवलिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम किसी बिंदु की वर्टिकल प्लेन में ऊंचाई या गहराई ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है साहब लेवलिंग। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम सर्वे का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग पर्पसेस और तीसरा साहब था अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये यहाँ पूरा हो जाता है और अब चूंकि आपका जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होना है, लिहाजा अब इसमें और ज्यादा ना आप डिटेल में जा करके अब मैं इसमें और आगे चलता हूं और अब आता हूं प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे। छोटा एक सब टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे के सिद्धांत क्या हैं? देखिए साहब सर्वे के सिद्धांत क्या हैं इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी है कि सर्वे वह कला है जिसके द्वारा किसी बिंदु की हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट या वर्टिकल मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है साहब, अब हमें लिखने हैं यहाँ पर सर्वे के सिद्धांत।
तो इसका मतलब ये कि सर्वे का सिद्धांत इस सिद्धांत सर्वे हमारा पूरे का पूरा इस सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले तो कि संपूर्ण क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई हमारा क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी आकृतियों में बांट करके सर्वे करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये दिखाया, ये एक हमारी सर्वेक्षण क्षेत्र है जो ABCD और E के द्वारा प्रदर्शित है। हमें इसका सर्वे करना है तो या प्रिंसिपल की डेफिनेशन देनी है, तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन देने के लिए भी हम ये कहेंगे कि संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटी छोटी आकृतियों में बांट करके सर्वे करना। हम छोटी छोटी आकृतियों में इसलिए बांटते हैं ताकि हमारी एरर एक पार्ट से दूसरे पार्ट को प्रभावित ना करे। लिहाजा हमने सबसे पहले यहाँ पर एक ये रेखा खींच ली, B से C को मिलाया और B से C से मिलाने पर यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया और यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया और यहाँ से हमने साहब ये एक लंब डाल दिया। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, इस पूरी आकृति को हमने 5 भागों में बांट लिया। ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया और ये हमारा जो है एक 4 साइडेड ट्रेपेजियम या स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसका इस प्रकार हम इस संपूर्ण क्षेत्र को बांट लेते हैं छोटे छोटे एरियो में ताकि एक पार्ट की एरर दूसरे में स्थानांतरित न हो। इसको कहते हैं साहब क्या नाम इसका, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सर्वे का सिद्धांत। तो एक सिद्धांत तो ये है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं साहब, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब ये है साहब कि टू वर्क, कार्य करना, फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। अगर हिंदी में हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि वो सर्वे का सिद्धांत है संपूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। और ये फिगर बना करके हम डिटेल में इसे परिभाषित कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे या सर्वे का सिद्धांत ये है कि किसी भी सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटी छोटी आकृतियों में बांटकर उसका सर्वे करना, ये हमारा कहलाता है साहब प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। एक सिद्धांत तो इसका हुआ ये। दूसरा सिद्धांत है इसका, नंबर 1 ये था और नंबर 2 है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन, to locate a new station with the help of two other station। इसका मतलब ये है, आप समझिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु को हमें, ये हमारा पोल है और ये हमारा साहब यहाँ पर एक क्या पोल है और ये हमारा यहाँ पर एक तालाब, मान लीजिए तालाब है। तो हमें ने एक नया बिंदु स्थापित किया। इस नए बिंदु को हमने एक डिस्टेंस तो ये ले लिया जो हमारा पोल से है और एक डिस्टेंस हमने ये ले लिया जो कि ये x दूरी पर मान लिया, ये y दूरी पर मान लिया। और यानी ये x बिंदु हमारे इलेक्ट्रिक पोल से x दूरी पर है जबकि इस तालाब से y दूरी पर है। इसका मतलब है कि मैंने ये एक नया बिंदु स्थापित किया जिसकी डिस्टेंस या मेजरमेंट मैंने दो परमानेंट, ये भी परमानेंट बिंदु है, ये भी परमानेंट बिंदु है, इन दो परमानेंट बिंदु की के सापेक्ष हमने ले लिया। तो इसको हम कहते हैं साहब कि एक नया स्टेशन स्थापित करना किन्हीं अन्य दो बिंदुओं के सापेक्ष। इसका मतलब है सिद्धांत जो है सर्वे के वो दो हैं। नंबर 1 टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और नंबर 2 टू लोकेट ए न्यू पॉइंट बाय टू रेफरेंस पॉइंट। ये हुआ था आपका प्रिंसिपल। चलिए साहब अब और आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बाद आता है वर्क ऑफ ए सर्वेयर। वर्क ऑफ ए सर्वेयर, ये भी एक छोटा सा सवाल है और आ जाता है कि एक सर्वेयर के क्या क्या कार्य होते हैं।
नंबर 1 है साहब फील्ड वर्क, नंबर 1 फील्ड वर्क, नंबर 2 ऑफिस वर्क, और नंबर 3 है मेंटेनेंस टू मेंटेन इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट का रख रखाव। देखिए अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाता है छोटा सा क्वेश्चन कि एक सर्वेयर के क्या क्या कार्य हैं, तो हम लिख देंगे नंबर 1 फील्ड वर्क, नंबर 2 ऑफिस वर्क, नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट का रख रखाव। इसका मतलब ये है कि फील्ड में जाकर काम करना सर्वेयर की जिम्मेदारी। अब वो सर्वे करने के लिए जो भी आवश्यक उपकरण है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो और उसको वो ऑपरेट करना जानता हो और उससे रीडिंग लेना जानता हो, तभी जाकर के वो फील्ड वर्क कर सकता है। लिहाजा सर्वेयर की एक जिम्मेदारी है फील्ड वर्क। अब जो उसने फील्ड में वर्क किया उसको सारे का सारा उसने लिख लिया एक फील्ड बुक में। तो जो डाटा वहां से लेकर के आया, वहां आने के बाद उसने अपने ऑफिस में उस क्षेत्र का नक्शा बनाया, उसे हम कहते हैं ऑफिस वर्क। यानी ये वाला फील्ड वर्क तो किया फील्ड में, और फील्ड वर्क से जो डाटा इकट्ठी करके लाए उनसे जो नक्शा बनाया वो ऑफिस में बैठ करके बनाया। लिहाजा 2 ड्यूटियां हैं उसकी, नंबर 1 फील्ड वर्क, नंबर 2 ऑफिस वर्क। तीसरा है साहब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी जानकारी होना और उसका रखरखाव करना। अब इसके बाद में साहब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट की विधियां, उसे कहते हैं मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या कहेंगे साहब? मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट की विधियां। तो साहब नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, और नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। देखिए जैसा कि इनके नामों से मालूम हो रहा है कि डिस्टेंस मेजरमेंट की 2 विधियां हैं। डायरेक्ट मेथड यानी डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है कि इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण से हम 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट माप सकते हैं, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम उपकरण से 2 बिंदुओं के बीच की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आफ्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, किसी प्रकाशीय यंत्र का, उसके द्वारा 2 बिंदुओं के बीच में हम रीडिंग या ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसको आकर के हम फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। अब अगर सवाल ये आ जाए कि साहब डायरेक्ट मेथड की कितनी विधियां हैं या डायरेक्ट मेथड हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड करने मैं पहले समझा दूं फिर इनडायरेक्ट बताता हूं। डायरेक्ट मेथड तो नंबर 1 है साहब ए बाई पेसिंग, बाई पेसिंग। नंबर 1 है साहब बाई पेसिंग। पेसिंग का मतलब है कदम, यानी अगर हमें 2 बिंदुओं के बीच में और ए और बी के बीच में ये दूरी ज्ञात करनी है, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम ए से लेकर के बी तक अपने आप चलें और कदम नाप लें कितने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक इंजीनियर को अपने दोनों पैरों के बीच की नॉर्मल दूरी ज्ञात होनी चाहिए और उस नॉर्मल दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ कदम से। तो हम नंबर 1 पेसिंग, नंबर 2 पैसोमीटर, नंबर 2 बी बाई पैसोमीटर, बाई पैसोमीटर। तो पैसोमीटर क्या है? ये जेब की घड़ी की तरह है। जेब की घड़ी जिस तरह से होती है उससे मिलता जुलता एक उपकरण होता है, और सर्वेक्षण अपनी टांग से इस यंत्र को बांधकर दोनों बिंदुओं के बीच चलता है और एबी के मध्य चले गए कदमों की संख्या यंत्र के डायल पे आ जाती है। इसका मतलब है कि इसमें
कदम गिनकर, और इसमें ए बी के बीच चलेगा व्यक्ति और पैर में अपने बांध लेगा पैसोमीटर। और पैसोमीटर एक उपकरण है जो बिल्कुल जेब की घड़ी की तरह होता है। वो जब यहाँ से यहाँ तक चलता है तो उसके डायल में नंबर ऑफ कदम उसके आ जाते हैं और उससे वो गणना कर सकता है। इसे कहते हैं बाई पैसोमीटर। 3 नंबर है बाई पैडोमीटर। इसका सिद्धांत बिल्कुल कदम मापी की तरह है, लेकिन इससे दूरी सीधे मीटर में आ जाती है। देखिए इसमें पैसोमीटर में तो आती है आपकी डायल पर नंबर ऑफ कदम, उससे मल्टीप्लाई करते हैं एक कदम की दूरी को। लेकिन पैडोमीटर एक ऐसा उपकरण है तो बिल्कुल पैसोमीटर की तरह, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि इसमें नंबर ऑफ कदम नहीं आकर के डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन ए और टू बी। इसका मतलब है तीसरा मेथड है बाई पैडोमीटर। उसके बाद में चौथा है साहब बाई ऑडोमीटर। बाई ऑडोमीटर, ओडोमीटर। तो ऑडोमीटर भी क्या है? ये उपकरण भी घड़ी की नुमा होता है। इस उपकरण को किसी घूमने वाले पहिए से संबद्ध कर दिया जाता है। जिस तरीके से मान लीजिए एक साइकिल का पहिया, उसमें हम इसको लगा दें और पहिए को चलाने पर चक्कर मापी के रिवॉल्यूशन को की कुल संख्या दर्ज हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाते हैं उस पहिए के, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पहिए की दूरी को, तो हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। नंबर लास्ट है साहब बाई स्पीडोमीटर। बाई स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर का मतलब है कि एक ऐसा मीटर होता है जिसमें हमें स्पीड, या आप ये समझिए जो हमारे स्कूटर में, जो हमारी बाइक में, जो हमारी मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और अगर हम ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल को ए और बी के बीच में दौड़ा देते हैं और वो अपने आप डिस्टेंस बता देती है, जिसको हम कहते हैं बाई स्पीडोमीटर। तो ये हमने आपको बताया सारे के सारे ये मेथड हैं साहब डायरेक्ट मेथड नापने के लिए डिस्टेंस मेजरमेंट का। ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं इसके बाद में इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि वो मेथड जिसमें कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसके बाद जाकर के हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा कहलाता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आती है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में केवल ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ऑब्जर्वेशंस की हम जाकर के कैलकुलेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद में हमारा आता है कि एंगुलर मेथड, एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। एंगुलर मेजरमेंट के लिए क्या क्या उपकरण उपलब्ध हैं? तो नंबर 1 उपकरण जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं, नंबर 1 कंपास है साहब। नंबर 1 कंपास, नंबर 2 थियोडोलाइट, और नंबर 3 है बॉक्स सेक्सटेंट। तो ये 3 ऐसे उपकरण हैं जो एंगल मापी उपकरण कहलाते हैं। नंबर 1 कंपास। अब कंपास अगर आप कहेंगे तो जनरली हमारे पास जो कंपास होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक का नाम प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरी हमारी कहलाती है सर्वेयर कंपास। देखिए जब हम कंपास का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेंगे। अब तो सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में 2 प्रकार की होती हैं और भिन्न भिन्न होती हैं। इनमें भिन्न भिन्न रीडिंग आती हैं। किस प्रकार से पढ़ते हैं वो हम आपको कंपास वाले चैप्टर में पढ़ा देंगे। नंबर 2 है थियोडोलाइट।
देखिए थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये लीनियर मेजरमेंट और वर्टिकल मेजरमेंट यानी हाइट और या रैखिक मेजरमेंट यानी जो जमीन पर नापे जाते हैं एचपी में या वीपी में नापे जाते हैं वो डिस्टेंस, ऊंचाई या नीचाई हम जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा ये एंगल नापने के काम भी आता है। और एंगल चाहे आपका राइट साइड का हो, चाहे लेफ्ट साइड का हो, चाहे ऊपर की ओर हो, चाहे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो, इससे हम थियोडोलाइट से एंगल नापते हैं। बॉक्स एक्सटेंड भी एक उपकरण है जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट उपकरण है। इनके सापेक्ष एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हम इससे भी एंगल मापते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं ये मेरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया डिटेल में, मैं और इसलिए नहीं जा रहा हूँ आगे कि इस डिटेल में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक तो समय का अभाव है। अब सिर्फ 1 महीना तकरीबन रह गया है आपके एग्जाम का और आपको पूरी तैयारी करनी है। लेकिन इसी बीच में हमें ये भी पता चल गया कि जो हमें तैयारी करनी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की करनी है। लिहाजा आपके यहाँ जो सवाल आने हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। लिहाजा फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये जो मैंने आज लेक्चर दिया है जिसमें इंट्रोडक्टिव आपको जानकारी दी है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें, मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद नोट्स बना लें छोटे छोटे और उस पर मेरे चैप्टर के लास्ट में पॉसिबल क्वेश्चन या संभावित प्रश्न लिख लें पूरे चैप्टर से रिलेटेड। और जब आप पूरे चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न बना लेंगे, इसका मतलब है उन प्रश्नों का आंसर आपके पास आपके मस्तिष्क में उपलब्ध होगा। जब भी आप अपनी किताब कॉपी वो उठाएंगे जिसमें आपने छोटे छोटे नोट्स या क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आपको तुरंत उनका आंसर याद आ जाएगा और आप आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। लिहाजा आपको ये समझने के लिए आपको स्वयं छोटे हल्के से छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये नोट्स बनाने के लिए फिर मैं कहूँगा मेरी किताब का सहारा आप ले सकते हैं। मैंने डिटेल में बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे ये आपका ये वीडियो और वो वीडियो सुने YouTube पर, किताब कंसल्ट करें और दोनों को कंसल्ट करने के बाद आप अपनी कॉपी निकालें और उसमें अपने शब्दावली में क्वेश्चनों के आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके उसे लिख लें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो आपकी समझ में तो आ गया होगा कि हम इसे क्या क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और क्लासिफिकेशन उसका क्या है और क्या नाम मेजरमेंट की विधियां कितनी हैं, ये मैंने सब आपको बता दी। लेकिन और आपकी समझ में भी आ गया होगा क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बेटा ये आपके पास 1-2 दिन ही सुरक्षित रहेगा, धीरे धीरे आप इसे भूल जाएंगे। अगर आपको ये याद रखना है और अपने एग्जामिनेशन में कामयाबी के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आपको ये याद रखना है तो ज़रूरी है कि आप वीडियो से और किताब के सहारे किताब को देख करके या किताब को पढ़ करके वीडियो सुन करके आप जो है छोटे छोटे नोट्स बना लें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना लें, संभावित प्रश्न बना लें और उनका आंसर छोटे छोटे एक लाइन या वन वर्ड आंसर बना लें, 1 सेंटेंस आंसर बना लें। तो वो जो बनाएंगे आप, जो आपके पास अपने शब्दों में होगा वो आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगा और आपको याद आएगा और आपके एग्जामिनेशन में वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लिहाजा बच्चों मैं आपसे फिर लास्ट में ये कहूँगा कि इस मेरे लेक्चर को ध्यान से आपने सुना होगा और समझा होगा, ध्यान केंद्रित करके आपने सुना होगा यदि, तो ये आपकी समझ में भी आ गया होगा। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि सर्वे क्या होता है, सर्वे की डेफिनेशन बताई, उसका कॉन्सेप्ट बताया, उसका ऑब्जेक्ट बताया, उसके प्रिंसिपल बताए, मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, मेजरमेंट की विधियां बताई क्या क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बताया या कितने प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं।
और एक बताया था सबसे शुरू में कि मेन डिवीजन सर्वे का कितना होता है, जो भाई दो प्रकार का होता है, जिसे नंबर 1 प्लेन सर्वे और नंबर 2 जियोडेटिक सर्वे। लिहाजा यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और आपके अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास स्कूल या कोई कोचिंग वो नहीं कर पाए हैं। लिहाजा इस हमारे वीडियो के ज़रिए उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी लाभान्वित हो सकें। और लास्ट में फिर ये कहूँगा कि अगर क्या आप मेरा YouTube ये पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।